मेरी वाइफ मेरी जान बचाते हुए मर गई, लेकिन आंखें बंद करने से पहले उसने मुझसे जो आखिरी बात कही थी वो थी, नाम ये, काश इस जिंदगी में मेरी मुलाकात तुमसे कभी ना हुई होती। उसके जनाजे में जब मैं टूट चुका था, वो भी दुख से। मेरे ससुर भी मुझसे नफरत करते हुए बोले, शुरू से ही मुझे रुयान और वे डोंग को मिला देना चाहिए था। तुझसे उसकी शादी करवाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रुयान ने तुझे 3 बार बचाया, इतनी अच्छी लड़की, मरना तो तुझे चाहिए था, उसे नहीं। 3 साल बाद टाइम मशीन फाइनली बन गई। मैं वापस पास्ट में लौट गया और इस बार मैंने डिसाइड किया, लियू रान की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊंगा और सबको आजाद कर दूंगा। टाइम मशीन से एक तेज रोशनी निकली। मैंने आंखें बंद की और अचानक मेरे कानों में लियू रान की ठंडी आवाज गूंजी। मेरे पेरेंट्स ने मौत की धमकी देकर मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर किया। नाम ये, तुम भी कमाल के हो। अगर हम शादी भी कर ले, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम खुश रह पाएंगे? मैंने तुरंत आंखें खोल दी। मेरे सामने असली ली रुयान खड़ी थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्योंकि जिसे तुम सच में प्यार करती हो वो मैं नहीं बल्कि वे डोंग है। मैंने सही कहा ना? वो क्या हुआ? उसने ठंडी लहजे में जवाब दिया, हम सिविल अफेयर्स के बाहर खड़े हैं, पीछे हटने का कोई मतलब है? मैं चुपचाप सिर हिला दिया। मैं तुम्हारे साथ ये इमोशनल ड्रामा खेलने नहीं आई। जल्दी से साइन करो और शादी खत्म करो। मैं बाहर वेट कर रही हूँ, चाहे पिछली जिंदगी हो या ये वाली। मैं लियू रान से बहुत सालों से मोहब्बत करता था। उसने 2 बार अपनी जान रिस्क में डालकर मुझे बचाया था। मुझे लगा था शायद वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन जब उसका पहला प्यार मर गया तब मुझे समझ आया उसके दिल में पहले से कोई और था। टाइम मशीन एक्टिवेट करने से पहले एक मॉन्क ने मुझसे कहा था, सिर्फ तभी तुम लियू रान से अपना कार्मिक कनेक्शन तोड़ पाओगे जब तुम उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर दोगे। मैंने झुककर मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर अपनी जगह वे डोंग का नाम लिख दिया। मुझे अब भी उसकी डायरी में लिखी 3 विशेष याद थी। काश मैंने नाम ये से शादी नहीं की होती, काश मैंने पेरेंट्स की मर्जी के अगेंस्ट जाकर फाइट की होती, काश मैं वे डोंग को बचा पाती। अब उसकी पहली विश तो पूरी हो चुकी थी। मैं 2 मैरिज सर्टिफिकेट्स लेकर बाहर निकला। लियू रान बाहर मेरा वेट कर रही थी। उसने आदत से मजबूर हाथ बढ़ाया सर्टिफिकेट लेने के लिए, लेकिन मैंने उसका हाथ रोक लिया। कल देखना सरप्राइज मिलेगा। वो ठंडी सी हंसी और मुड़कर चली गई। अभी पास खड़ा एक नया कपल एक्साइटेड होकर बात कर रहा था। आज रात 100 सालों में एक बार वाली मीटियोर शावर होगी। कहते हैं जो हस्बैंड वाइफ साथ में शूटिंग स्टार देखते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। जान, चलो हम भी देखने चलते हैं। मुझे पिछली जिंदगी याद आ गई। उस दिन मैं भी लियू रान को फोर्स कर रहा था कि मेरे साथ मीटियोर शावर देखने के लिए चले, लेकिन उसने सिर्फ ठंडी हंसी के साथ कहा था, सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ एक मीटियोर शावर देखकर हमेशा साथ रह जाएंगे? तुम दिन में भी सपने देख रहे हो क्या? इस बार मैंने कोई उम्मीद नहीं रखी, लेकिन लियू रान ने अचानक से पूछा, तुम मीटियोर शावर देखना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, लेकिन हनीमून के बारे में सोचना भी मत। कंपनी में बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। बताओ जाना है या नहीं? आज रात हम साथ में मीटियोर शावर देखने चलेंगे। तभी लियू रान के फोन पर एक कॉल आई और उसका चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। वे डोंग का हाथ इंजर्ड हो गया है, मैं उसे देखने जा रही हूँ, तुम खुद घर चले जाना। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो गाड़ी में बैठती है और चली गई। घर लौटने के बाद लियू फैमिली ने पहले ही खाने की पूरी टेबल तैयार कर रखी थी। मुझे देखते ही आंटी लियू खुशी से मेरा हाथ पकड़कर बोली, नामजी, तुम दोनों इतने जल्दी मैरिज रजिस्ट्रेशन करके वापस आ गए, रुयान तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मैंने धीरे से जवाब दिया, आंटी हम दोनों ने मैरिज रजिस्टर नहीं की। मेरा ओवरसीज स्टडी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, कुछ दिन में मैं फॉरेन चला जाऊंगा। आंटी लियू शॉक रह गई। क्या तुम दोनों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की? या रुयान ने फिर तुम्हें तंग किया? उस लड़की का बस मुंह सख्त है, असल में वो तुम्हारी बहुत परवाह करती है। रुयान बस जिद कर रही है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे उसका दिल भी पिघल जाएगा। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, आप दोनों प्लीज टेंशन मत लीजिए। चाहे मैं मानना ना चाहूँ, लेकिन जबरदस्ती की मोहब्बत में कभी खुशी नहीं होती। सच तो ये है, लियू रान ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। आप दोनों ने जो प्यार दिया है मैं हमेशा याद रखूंगा, आगे भी आप दोनों की इज्जत और ख्याल रखूंगा। मैं बस इतना कह सकता हूँ, रुयान की किस्मत में शायद मेरा साथ लिखा ही नहीं था। चाहे मैं आपका दामाद ना बन पाऊँ, लेकिन बेटा बनकर जरूर आप दोनों का ख्याल रख सकता हूँ। ये सुनते ही लियू पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आखिर में वो मुस्कुरा दिए और मेरी बात मान ली। रात को मैं अकेला ऑब्जर्वेटरी चला गया। दिल में हल्का सा इंतजार अब भी था। पता नहीं कितनी देर बाद लियू रान फाइनली वहाँ आई। उसने आते ही गुस्से में कहा, आमी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें घर छोड़ने नहीं आई, वे डोंग के साथ चली गई, तुमने मेरे पेरेंट्स के पास जाकर कंप्लेन कर दी? तुम्हें पता भी है उन्होंने वे डोंग को फोन करके इतना डांटा, वो इस वजह से इतना डिस्टर्ब हो गया कि रोड क्रॉस करते वक्त एक्सीडेंट हो गया। अब उसका बहुत खून बह चुका है, शायद वो मर भी सकता है। ये करके अब खुश हो तुम? मैं असल में उसकी तीसरी विश पूरे करने का तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन लगता है मौका खुद चल कर आ गया। मैंने
शांत आवाज में पूछा, तुम तो मुझे इसलिए ढूंढने आई हो ताकि मैं उसके लिए ब्लड डोनेट करूं? ये सब तुम्हारा उस पर कर्ज है। हॉस्पिटल पहुंचते ही मैंने तुरंत 400 मिली ब्लड डोनेट किया, लेकिन ये अमाउंट काफी नहीं था। दूसरे ब्लड बैंक से ब्लड आने में कम से कम 10 मिनट और लगने वाले थे। डॉक्टर भी श्योर नहीं था कि पेशेंट तब तक सरवाइव करेगा या नहीं। मैंने ली यूरान की तरफ देखा। उसकी नजरें वेडोंग के सफेद पड़ चुके चेहरे पर टिकी हुई थी और उसकी आंखों में छुपी तकलीफ साफ दिख रही थी। नर्स मेरे हाथ से नीडल निकालने लगी। मैंने धीरे से उसका हाथ रोक लिया। नर्स प्लीज और 400 मिलीलीटर निकाल लीजिए। नर्स तो शॉक हो गई। नहीं सर, एक बार में मैक्सिमम 400 ही डोनेट कर सकते हैं। मैंने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं, 2-4 दिन रेस्ट कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अभी किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। नर्स इमोशनल होकर बोली, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। पेशेंट होश में आएगा तो जरूर आपका शुक्रगुजार होगा। नाम ही मैं तुम्हारी भरपाई करूंगी। जरूरत नहीं, मैंने ये सब अपनी मर्जी से किया है, लेकिन मैंने ज्यादा ब्लड डोनेट करने के नतीजे को हल्का समझ लिया था, क्योंकि अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब मेरी आंखें दोबारा खुली, मैं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। तुम होश में आ गए, वेडोंग भी होश में आ गया है। कल रात अगर तुम वक्त पर ब्लड डोनेट ना करते तो शायद। मैंने सिर घुमाकर ली यूरान की तरफ देखा। मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा सफेद पड़ चुका चेहरा देखकर वो एक पल के लिए चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, मैं तुम्हारे साथ मीटियोर शावर देखने का प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम डाली जाना चाहते हो। कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे साथ डाली ट्रिप पर चलूंगी। मैंने सीधा जवाब दिया, जरूरत नहीं। ली यूरान जो कुछ भी था, मैं उसका कर्ज चुका रहा था। वो हैरान रह गई, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रूम में अजीब सी खामोशी छा गई। तभी सेक्रेटरी भागते हुए अंदर आई। प्रेसिडेंट लियो वेडोंग होश में आ गया। ये सुनते ही ली यूरान के चेहरे पर खुशी आ गई। वो तुरंत मुड़कर जाने लगी, लेकिन मैंने धीरे से उसका नाम पुकारा, रुयान। सॉरी, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों और सुकून से भरी रहे। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। वो थोड़ी कंफ्यूज होकर मेरी तरफ मुड़ गई। तुम अचानक ऐसी अलविदा वाली बातें क्यों कर रहे हो? मैं बस वेडोंग को देख कर आती हूँ। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मेरे वापस आने का वेट करना, ठीक है? ये कहकर वो चली गई। उसके जाते ही मैंने अपने हाथ से आईवी ड्रिप की नीडल निकाली और चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। जब ली यूरान वेडोंग से मिलकर वापस आई, उसके हाथ में मेरे लिए न्यूट्रिशियंस सूप का फ्लेक था, लेकिन हॉस्पिटल रूम बिल्कुल खाली था। उसने धीरे से मेरा नाम पुकारा, नामी। कोई जवाब नहीं आया। उसके दिल में अचानक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। उसने इंस्टेंटली फोन निकाला मुझे कॉल करने के लिए। अभी सेक्रेटरी घबराते हुए रूम में दौड़ आई। प्रेसिडेंट ली यूरान, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। 10 मिनट पहले मिस्टर नाम का रोड एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। सेक्रेटरी की बात सुनते ही उसके हाथ से सूप का फ्लेक्स जमीन पर गिर गया। गर्म सूप पूरे फ्लोर पर फैल गया। अगले ही पल ली यूरान की चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। क्या कहा तुमने? उसने खुद को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश की और तुरंत भागती हुई बाहर निकली, लेकिन अचानक उसके पैर कमजोर पड़ गए और वो लगभग गिर ही गई थी। असिस्टेंट ने जल्दी उसे संभाला। वो कहाँ है? मुझे अभी उसके पास ले चलो। असिस्टेंट उसे जल्दी जल्दी एक वार्ड के बाहर ले गए। ली यूरान ने जोर से डोर खोला। नहीं मिस लियो, आप अभी अंदर नहीं जा सकती। नर्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। वो कांपते हुए बेड के पास पहुंची और धीरे से व्हाइट शीट हटाई। अगले ही सेकंड उसका पूरा जिस्म जम सा गया। ये नाम ये नहीं है। नर्स भी दौड़ती हुई अंदर आई और शर्मिंदगी से बोली, सॉरी मिस लियू, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। इनका नाम भी नाम ये है और ये भी आज ब्लड डोनेट करने आए थे। गाइस, अगर आप में भी किसी को ब्लड की जरूरत है तो नाम ये एसोसिएशन को कॉल करिए, क्योंकि नाम ये का बंदा ब्लड देने को तैयार होगा। वेडोंग के एक्सीडेंट की खबर पूरे एरिया में बहुत तेजी से फैल गई थी, इसीलिए काफी लोग ब्लड डोनेट करने हॉस्पिटल आ रहे थे। ऐसे में किसी का सेम नेम और सर नेम होना कोई अजीब बात नहीं थी। ये सुनते ही ली यूरान कुछ देर के लिए बिल्कुल जम सी गई। फिर उसने धीरे से व्हाइट शीट वापस उस आदमी के चेहरे पर रख दी। सॉरी, मैं बस बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। मैंने सबको परेशान कर दिया। हॉस्पिटल रूम के बाहर आने के बाद असिस्टेंट पसीना पोंछते हुए घबरा कर बोला, सॉरी प्रेसिडेंट लियो, मैं भी इतना पैनिक हो गया था कि बिना ध्यान से देखे ही आपको इन्फॉर्म कर दिया। ली यूरान ने गहरी सांस ली। कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। उसने चुपके से अपने हाथों का ठंडा पसीना साफ किया। अच्छा हुआ, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। असिस्टेंट ने जल्दी से ऐड किया, मैंने अभी कंफर्म किया है, मिस्टर नाम तो बस घर चले गए हैं। ली यूरान ने हल्की सी
की और बिना देरी किए सीधा घर की तरफ भागी। जैसे ही वो घर के अंदर आई, उसने अपने पेरेंट्स के टेंशन भरे चेहरे देखे। उसका दिल अचानक जोर से धड़क उठा। आंटी लियू रोती हुई बोली, पता नहीं नामये को क्या हो गया है। घर आते ही वो बेड पर गिर गया और बेहोश हो गया। अब तक होश नहीं आया, कितना भी बुलाऊं उठ ही नहीं रहा। ये सुनते ही लियू रान के कानों में गूंज सी होने लगी। उसका पहला रिएक्शन था शायद ज्यादा ब्लड डोनेट करने की वजह से वो कोमा में चला गया है, लेकिन सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि उसने पेरेंट्स को कुछ एक्सप्लेन नहीं किया और सीधा भागकर मेरे रूम में चली गई। वो बेड के पास खड़ी मेरे सफेद पड़ चुकी शक्ल को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सी डर भर गई। उसे याद आया बेहोश होने से पहले मैंने जो बातें कही थी वो बिल्कुल अलविदा जैसी लग रही थी, जैसे मैं अपनी दिल की बातें कह रहा हूँ या हमेशा के लिए रुखसत हो रहा हूँ। उसका दिल उलझन से भर गया। सच तो ये था वो नामये से इतनी नफरत कभी भी नहीं करती थी। वो सिर्फ उससे शादी और जिंदगी से नफरत करती थी जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए डिसाइड की थी। लेकिन अब उसे समझ आ गया था वो इसी तरह मुझे हर्ट करती नहीं रह सकती। मेरे सफेद पड़ चुकी शक्ल देखकर उसने दिल ही दिल में डिसाइड किया, जब ये होश में आएगा मैं खुद इससे सॉरी बोलूंगी। और जब वो रूम से बाहर निकली, आंटी लियू अपने आंसू पोंछ चुकी थी। अंकल लियू ने सीरियस टोन में पूछा, सुना है वेडोंग का एक्सीडेंट हो गया, असल में हुआ क्या था? ये सुनते ही लियू रान का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से से कहा, नामये ने आप दोनों के पास कंप्लेन की थी, आप लोगों ने वेडोंग को फोन करके डांटा, इसी वजह से वो रोड क्रॉस करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो गया था और एक्सीडेंट हो गया। आंटी लियू ठंडी हंसी हंसी, मुझे पहले ही पता था उस लड़के की नीयत साफ नहीं है, वो हमारी बेटी और वेडोंग को अलग करना चाहता था। अच्छा हुआ मैंने पहले से ही सब संभाल कर रखा था। ये कहकर आंटी लियू ने एक रिकॉर्डिंग प्ले की। रिकॉर्डिंग में वेडोंग की आवाज चल रही थी और उसकी टोन में घटिया कॉन्फिडेंस और मजाक भरा हुआ था। आंटी, क्या आपको सच में लगता है कि लियू रान की शादी नामये से हो जाएगी तो वो उससे प्यार करने लगेगी? मुझे बस थोड़ा सा झूठ बोलना होता है और वो पागल की तरह मेरे पास भागी चली आती है। वो मेरी हर बात पर अंधा भरोसा करती है, उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। फोन के दूसरी साइड आंटी लियू गुस्से से चिल्लाई, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? उसके बाद रिकॉर्डिंग में वेडोंग की हंसी सुनाई दी और रिकॉर्डिंग वो तो वही खत्म हो गई। रिकॉर्डिंग सुनते ही लियू रान बिल्कुल स्टंड रह गई। सच्चाई तो उसकी सोच से बिल्कुल अलग थी। आंटी लियू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। पता नहीं उस वेडोंग ने तुम पर क्या जादू कर दिया था, लेकिन वो आदमी बहुत चालाक है। सामने कुछ और पीछे कुछ और, वही उसका असली चेहरा है। नामये एक बहुत अच्छा लड़का है, सब कुछ जानते हुए भी उसने कभी वेडोंग की बुराई नहीं की। तुम दोनों ने उसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी उसने कभी हमेशा कंप्लेन नहीं की, उसने कभी तुम्हें हर्ट नहीं किया, उल्टा हमेशा चुपचाप तुम्हारी हिफाजत करता था। आंटी लियू की आंखें भर आई। तुम दोनों की शादी ना होना सच में बहुत अफसोस की बात है। आंटी लियू ने धीरे से कहा, लेकिन अब नामये फौरन बढ़ने जा रहा है, हमें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आंटी लियू की हर बात के साथ लियू रान का चेहरा और ज्यादा सफेद पड़ता जा रहा था। फिर उसने एक इम्पोर्टेंट लफ्ज पकड़ा, फॉरेन स्टडी। वो तुरंत घबरा कर बोली, क्या मतलब फॉरेन स्टडी? आंटी लियू हैरान होकर बोली, तुम्हें पता नहीं? वो विदेश पढ़ने जा रहा है। उसने कहा था वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम दोनों की शादी कैंसिल हो गई। लियू रान की आंखें फट गई। ये कैसे हो सकता है? हम दोनों ने तो मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। अचानक उसके दिमाग में मेरी कल वाली बात गूंज उठी, कल देखना सरप्राइज मिलेगा। उसने तुरंत अपने बैग से मैरिज सर्टिफिकेट निकाला और खोला। उस पर गुरूम के नाम की जगह साफ साफ लिखा था वेडोंग। उसके हाथ जोर जोर से कांपने लगे। वो शौक में बस इतना ही बोल पाई, ये कैसे हो सकता है? सब कुछ ऐसे कैसे हो गया? उसकी आंखों से आंसू टपक कर मैरिज सर्टिफिकेट पर गिरने लगे और नया लगा हुआ लाल स्टैंप धुंधला पड़ गया। गुस्से और दर्द में उसने सर्टिफिकेट सीधा डस्टबिन में फेंका और मेरे रूम की तरफ भाग गई। वो बेड के पास घुटनों के बल बैठ गई और धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं इतने सालों तक धोखे में रही, आखिर में जाकर समझ आया सिर्फ तुम ही थे जो दिल से मेरे साथ थे। अब जाकर मुझे अपने दिल की सच्चाई समझ आई है। शुरू से लेकर अब तक जिस इंसान से मैं सच में प्यार करती थी वो सिर्फ तुम थे। वो झुककर रोती रही, अपनी टूट चुकी फीलिंग्स को संभालने की कोशिश करती हुई। काफी देर बाद वो लाल आंखों के साथ खड़ी हुई और धीरे से बोली, नामयन, जब तुम उठोगे मैं खुद तुमसे अपना प्यार का इजहार करूंगी। आज के बाद मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी। उस वक्त हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरे दिल में बस एक ही जिद थी, घर वापस जाना। जैसे ही मैं अपने रूम तक पहुंचा, मेरी सारी हिम्मत टूट गई और मैं गहरी नींद में चला गया। मुझे पता था
टाइम ट्रेवल मशीन की लिमिट खत्म हो चुकी है। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तब इंस्टेंटली साइड वाली वॉल का सहारा ले लिया। मेरे दोनों टेम्पल्स में तेज दर्द हो रहा था। अचानक मेरे दिमाग में यादों का एक बड़ा फ्लड आया। 10 साल पहले मैं एक दिन और एक रात तक घर में बेहोश रहा था और जब मेरी आंखें खुली तो लियू रान का एटीट्यूड अचानक कम्प्लीटली बदल गया था। उसने बहुत ऑनेस्टली मुझसे अपने प्यार का कॉन्फेशन किया था, लेकिन उस वक्त चाहे मैं उससे सालों से प्यार करता था, मेरे दिल में कोई एहसास बाकी नहीं था। मैंने सीधा उसका कन्फेशन रिजेक्ट कर दिया और अकेला विदेश पढ़ने चला गया। अगले 10 सालों में मैंने पूरी अटेंशन स्टडीज और करियर पर लगा दी। मेरी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही थी। फॉरेन स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं कंट्री की एक टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया और लियू रान मैरिज सर्टिफिकेट की सच्चाई समझने के अगले ही दिन वो सिविल अफेयर्स गई और तुरंत डिवोर्स फाइल कर दिया। ये देखकर मुझे काफी सरप्राइज हुआ, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसके एक्शंस ने मेरी फ्यूचर लाइफ को इफेक्ट नहीं किया। मैंने चैन की सांस ली। इन 10 सालों में लियो रान पहले की तरह मुझसे लड़ती नहीं थी। पिछली लाइफ में मील स्किप करने की वजह से मुझे स्टमक डिजीज हो गई थी, लेकिन इस बार मैं उन सब से बच गया। अब की लियो रान पहले से अलग थी। उसकी जिद कम हो गई थी और वो ज्यादा मेच्योर, काम और जेंटल बन गई थी। 10 साल तक वो चुपचाप मेरे पास बनी रही। मैं अपनी यादों को समझाने की कोशिश ही कर रहा था, तभी मेरे शोल्डर पर एक हल्का सा टच महसूस हुआ। प्रोफेसर नाम, आपका फोन बहुत देर से रिंग कर रहा है, क्या मैं रिसीव कर दूं? एक स्टूडेंट ने फोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तब जाकर मैं रियलिटी में वापस आया। मैंने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, थैंक्स। कॉल लियू रान की मदर का था। नाम यन बेटा, आज लियू रान का 30वां बर्थडे है, तुम भी डिनर के लिए घर आ जाओ। 30 साल। ये वर्ड्स सुनते ही मेरा दिल इंस्टेंटली कस गया, लेकिन अगले ही सेकंड मुझे समझ आ गया कि इस बार मैं उस नाइटमेयर को सक्सेसफुली क्रॉस कर चुका हूँ। मैंने अंदर ही अंदर सुकून की सांस ली और मुस्कुराकर जवाब दिया, ऑफ कोर्स आंटी, मैं अभी घर आता हूँ। जब मैं घर पहुंचा, लियो फैमिली पहले ही पूरा डिनर प्रिपेयर कर चुकी थी। आंटी लियो ने हमेशा की तरह मुझे जोर से गले लगाया। नामयान, वेलकम। मेरे सामने ये गर्मजोशी भरा सीन देखकर मेरी आंखें हल्का सा भर गई। इस बार लियो पेरेंट्स ने ना तो रुयान की वजह से मरे थे और ना ही मुझसे नफरत करते थे। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा था। मेरी लाल आंखें देखकर आंटी लियो हंस पड़ी। ये बच्चा भी ना इतने टाइम बाद घर आया है, देखो तो जरा इमोशनल होकर रो पड़ने वाला है। वो हंसते हंसते मुझे कंसोल करने लगी। मेरे दिल में इतने सालों से जो टेंशन बंधी हुई थी वो इस पल पूरी तरह ढीली पड़ गई। पेरेंट्स के साथ कैजुअल बातें करते वक्त मुझे वे डोंग के एक्सीडेंट की असली सच्चाई पता चला वो एक्सीडेंट सच में किसी ने प्लान किया था। वो इंसान वे डोंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। सुना था एक रिच वुमेन, उसका सरनेम जू हुआंग था, उसके साथ रिलेशन टूटने के बाद वे डोंग ने उसे एक्सपोज करके छोड़ दिया था। उस इंसल्ट और गुस्से की वजह से उसने जानबूझकर वे डोंग का एक्सीडेंट करवाया। आंटी लियू ठंडी आवाज में बोली, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। उस वक्त तो वो बच गया, लेकिन अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। सुना है कुछ टाइम पहले लोगों ने उसे बहुत बुरी तरह मारा भी। अब तो वो लोग उसे देखते ही कुत्तों की तरह पीटने लगते हैं। मैंने धीरे से सांस छोड़ी। अंकल लियू की बात, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे से मैं पूरी तरह एग्री करता था। तभी डोरबेल बजी। मैं उठकर डोर खोलने गया और सामने लियू रान खड़ी थी। वो धीरे से मुस्कुराई। काफी टाइम हो गया नामयान। उसका चेहरा देखते ही मेरी यादों का एक हिस्सा उभर आया। एक हफ्ते पहले यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया था कि हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को एक टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट होने का चांस मिलेगा और डिपार्टमेंट का यंगेस्ट प्रॉमिसिंग प्रोफेसर होने की वजह से मेरा नाम नेचुरली शॉर्टलिस्ट में था। लेकिन फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले ही सडनली एक नया रूल आ गया। एज रिक्रूटमेंट की वजह से मेरा नाम लिस्ट से हटा दिया गया। उसी वक्त मैंने बस कैजुअली लियू रान से थोड़ी कंप्लेन की थी। मुझे क्या पता था कि वो उस बात को इतना सीरियसली ले लेगी। फाइनल लिस्ट आई तो शॉकिंगली मेरा नाम फिर से उसमें था। उस दिन मैं लियू रान को एक कैफे में मिला और सीधा पूछ लिया, क्या ये सब तुमने किया? इसके लिए तुमने क्या सैक्रिफाइस किया? उसने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, बस थोड़ा शेयर ट्रांसफर किए, कोई बड़ी बात नहीं, तुम उसके लायक हो। मुझे ऑलमोस्ट गुस्से में हंसी आ गई। इसे तुम कोई बड़ी बात नहीं कहती हो? ये सब करने से पहले तुमने शेयर होल्डर्स की परमिशन ली थी? ली रुयान ने सीधा कहा, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस तुम खुश रहना चाहिए। वैसे भी तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। सबसे इम्पोर्टेंट? मैं उसकी तरफ चुपचाप देख रहा था। मेरी नजर महसूस करके उसके कान हल्का सा लाल हो गए। वो कुछ कहने ही वाली थी, तब उसने जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया। परसों मैंने देखा था तुमने रेसिंग कार्स वाली फोटो लाइक की थी, तो मैंने आज रात तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया है। तब तुम
रुयान। मैंने धीरे से उसकी बात काट दी। मेरा एक्सप्रेशन देखते ही वो घबरा गई। तुम्हें रेसिंग कार्स पसंद नहीं? सॉरी, मैं अभी एग्रीमेंट चेंज कर देती हूँ। तुम क्या देखना चाहते हो, अरोरा या समंदर? वो बहुत नर्वस लग रही थी। उसका वो केयरफुल और प्लीज करने वाला अंदाज बिल्कुल वैसे ही था जैसे कभी मेरा हुआ करता था। मेरा मतलब है तुम्हें मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। हम कभी भी लवर्स नहीं बनेंगे, ना अब और ना ही फ्यूचर में। मेरी बात सीधा ली यूरान के दिल पर लगी। वो मायूसी से सर झुकाकर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी आवाज में अब भी थोड़ी सी जिद और दर्द था। पहले तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, गलती मेरी थी, मैंने उस प्यार की कदर नहीं की। लेकिन मुझे सच में समझ नहीं आता जिस इंसान ने मुझे इतनी गहरी मोहब्बत की, एक दिन वो अचानक कैसे प्यार करना बंद कर सकता है। नामियान, उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। मेरी तरफ देखकर सच बताओ, क्या अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी प्यार नहीं बचा? वो इमोशनली मेरे शोल्डर्स पकड़कर मेरी आंखों में जवाब ढूंढने लगी। सच में एक भी एहसास नहीं बचा? मैंने धीरे से आंखें बंद कर ली। कैसे नहीं बचा होगा? बस फर्क इतना था कि मेरे दिल में जो थोड़ा बहुत प्यार अब तक बाकी था, वो इतना नहीं था कि मैं फिर से हिम्मत जुटा पाऊं और उसके साथ पूरी जिंदगी गुजार दूं। वो सच्चा और पागलपन वाला प्यार जो कभी मेरे दिल में था, वो 10 साल की उस शादी में पहले ही खत्म हो चुका था। सॉरी, हमारे बीच अब सच में कोई चांस नहीं बचा। रुयान ने मायूसी से सर झुका लिया। काफी देर बाद उसने दोबारा सर उठाया और हल्की सी स्माइल दी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी लवर नहीं बन सकती तो तुम्हारी बड़ी बहन बनकर तुम्हारे साथ रहना भी मेरे लिए काफी खुशी की बात होगी। अभी आंटी लियो की आवाज आई और मैं अपनी यादों से बाहर आ गया। डाइनिंग हॉल में हम चारों स्क्वायर टेबल के अलग अलग साइड्स पर बैठे थे। मेरी नजर बिना सोचे समझे रुयान पर रुक गई। उसके सामने बैठा हुआ आज का नामयान पिछली लाइफ के 30 साल वाला नामयान से अलग था। उसकी पर्सनैलिटी में मेच्योरिटी और डिग्निटी थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी गर्माहट भी आ गई थी। रुयान कुछ इमोशनल सी हो गई। उसने दिल में सोचा, अच्छा हुआ वो अब भी जिंदा है, सब कुछ बदल चुका है। अंकल लियो ने वाइन ग्लास उठाते हुए मुस्कुरा कर कहा, नामयान, आज रुयान का बर्थडे है, क्यों ना तुम ही सबकी तरफ से उसको बर्थडे विश कर दो। मैं हल्का सा स्माइल करके रियलिटी में वापस आया। ठीक है। मैंने अपना ग्लास रुयान की तरफ उठाया और धीरे से कहा, मैं दुआ करता हूँ आज के बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा अमन और खुशियों से भरी रहे, तुम्हारी लाइफ स्मूथ हो और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। मेरी विशेष सुनकर रुयान कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई। फिर उसने स्माइल के साथ अपना ग्लास मेरे ग्लास से टच किया। तुम भी खुश रहो नामयान, मैं हमेशा तुम्हारी अच्छी बहन बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। ग्लासेस एक के बाद एक टकराते रहे और इसी पल मेरे दिल में 10 सालों से बंधी हुई वो ऑब्सेशन भी फाइनली छूट गई। डिनर बहुत खुशी और सुकून के साथ खत्म हुआ। मेरी जिंदगी के 3 सबसे बड़े बोझ आखिरकार खत्म हो चुके थे। दिल का वो भारी पत्थर भी फाइनली हल्का हो गया। खाना खाने के बाद मैं फ्रेश हवा लेने बालकनी में चला गया। तभी हल्की सी फुटस्टेप्स की आवाज आई। लियोरान भी बालकनी में आ गई। उसके हाथ में एक ग्लास लेमनेड था जो उसने नेचुरली मेरी तरफ बढ़ा दिया। तुमने कहा था तुम्हें मेरा बर्थडे याद है, ये जानकर अच्छा लगा। मैं चुपके से उसकी तरफ देख रहा था। मुझे सिर्फ उसका बर्थडे ही याद नहीं था, मुझे ये भी याद था कि वो खट्टी चीजों से सबसे ज्यादा डरती थी, फिर भी हर बार लेमनेड ही ऑर्डर करती थी। रुयान अचानक सीरियस हो गई, फिर हल्की सी मुस्कुराई, क्योंकि सिर्फ तुम्हें ही याद रहता है। हम दोनों बालकनी में एक दूसरे के पास खड़े रहे। खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में हजारों बातें छुपी हुई थी। कोई भी पहले बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी रुयान ने धीरे से पूछा, नामयान, अगर मुझे तुम्हारी अच्छाई का एहसास थोड़ा पहले हो जाता तो क्या सब कुछ अलग होता? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसके हाथ से लेमनेड ली और एक ही सांस में पी गया। अफसोस, इंसान की जिंदगी कभी भी रिस्टार्ट नहीं हो सकती। रुयान ने सिर झुकाकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में गहरा दर्द छुपा हुआ था। थैंक यू कि तुम अभी भी इस घर में रुकने को तैयार हो। मैंने दूर आसमान की तरफ देखा। मेरी आंखों में सुकून और डिटर्मिनेशन था। मैं एक बार फिर दाली जाना चाहता हूँ। वो तुरंत मेरी तरफ मुड़ गई। इस बार भी अकेला? ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, अकेला। उसने और कुछ नहीं पूछा, बस धीरे से बोली, वहाँ की कुछ फोटोज मुझे भेज देना। मैं उस जगह को देखना चाहती हूँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। उस रात हमने ज्यादा बातें नहीं की, बस बालकनी में चुपचाप बैठे रहे, दूर शहर की हजारों रोशनियों को देखते हुए। 2 दिन बाद मैं दाली के लिए निकल गया। सुबह के वक्त अरहाई लेक ऐसे लग रही थी जैसे पूरा आसमान उसके पानी में उतर आया हो। मैं लेक के किनारे खड़ा पानी में अपनी परछाई देख रहा था और बहुत टाइम के बाद एक अजीब सी आजादी महसूस कर रहा था। 10
साल पहले वाला मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि एक दिन मैं अकेला इस सफर पर निकलूंगा। उस वक्त मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान पर रख दी थी जो मुझसे प्यार ही नहीं करता था। हर वक्त डर और इनसिक्योरिटी में जीता रहा और धीरे धीरे खुद को थका कर खत्म कर दिया। लेकिन अब मैं फाइनली अपने लिए जी पा रहा हूँ। इस सफर में मेरी कुछ नए लोगों से भी दोस्ती हुई। एक लड़की कुछ दिन मेरे साथ ट्रेवल करती रही। उसकी पर्सनैलिटी बहुत फ्री और ओपन थी और उसकी आंखें बिल्कुल साफ और सच्ची लगती थी। उसने सरप्राइज होकर पूछा, तुम प्रोफेसर हो लेकिन तुम बिल्कुल बोरिंग टाइप के नहीं लगते। मैं हंस पड़ा। प्रोफेसर्स को भी ट्रैवल करने का ड्रीम हो सकता है। वो कुछ देर मुझे ऑब्जर्व करती रही, फिर अचानक बोली, तुम्हारे दिल में कोई कहानी छुपी हुई है। मैंने मना नहीं किया, बस हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, कुछ बातें सिर्फ पास्ट बनकर ही रह जाती हैं। उसी वक्त शहर में लियो रान ने भी एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने खुद ही कंपनी की सीईओ पोजीशन से रिजाइन कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शॉक में रह गया। सबको लगा शायद उस पर कोई बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, मैं बहुत सालों तक दूसरों के लिए जीती रही, अब वक्त आ गया है कि एक बार अपने लिए भी जी ले। उसके बाद उसने अपने कुछ शेयर्स चैरिटी फाउंडेशन में ट्रांसफर कर दिए। वो फाउंडेशन टैलेंटेड लेकिन फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स को विदेश स्टडीज की स्कॉलरशिप्स देती थी। उसके आसपास के सब लोग उसकी चेंज हुई पर्सनैलिटी देखकर शॉक थे। लियो रान बस इतना कहती रही, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिन्हें पूरी जिंदगी याद रखा जाता है। लेकिन वो ये भी समझ चुकी थी कि किसी को दिल से याद रखना और किसी को पा लेना दोनों अलग चीजें होती हैं। ऐसे ही एक साल बीत गया। इस एक साल में मैंने कई इंटरनेशनल पेपर्स पब्लिश किए और रिसर्च इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल मेंबर भी बन गया। करियर और लाइफ दोनों स्टेबल हो चुके थे। रुयान भी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन बन गई। वो सोशल मीडिया पर बहुत कम दिखाई देती थी, कभी कभी बस किसी डोनेशन इवेंट की न्यूज में नजर आ जाती थी। हम दोनों अपने अपने तरीके से एक नई जिंदगी जी रहे थे। एक सर्दियों के मौसम में प्लेन में मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हो गई। पुरानी बातें करते करते वो अचानक हंसकर बोला, सुना है लियो रान काफी बदल गई है। कुछ लोग कहते हैं उसने फाइनली सब छोड़ दिया और कुछ लोग कहते हैं वो धीरे धीरे तुम्हारी तरह बन गई है। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। ना मैंने हाँ कही ना ही मैंने इनकार किया। उस पल मुझे अचानक वो वक्त याद आ गया जब रुयान मेरे बेड के पास घुटनों के बल बैठी रो रही थी। उन आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो मुझसे कह रही थी, नामियान जब तुम होश में आ जाओ मैं खुद तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। अफसोस उस वक्त मैं इतनी गहरी नींद में था कि उसकी वो बात कभी सुन ही नहीं सका। और अब चाहे वो सच में कह भी देती, मैं फिर भी कभी वापस मुड़कर नहीं देखता। 5 साल बाद मुझे मेरी पुरानी यूनिवर्सिटी में एक पब्लिक लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया गया। लेक्चर खत्म होने के बाद एक छोटी सी लड़की ऑडिटोरियम के गेट तक मेरे पीछे भागती हुई आई। सर, मेरी मामा स्कॉलरशिप फाउंडेशन की स्पॉन्सर है और बोर्ड की चेयरपर्सन भी। मामा कहती है कि आप सबसे ज्यादा हेल्प डिजर्व करते हो। मैं एक पल के लिए रुक गया, फिर झुक कर उस छोटी लड़की की तरफ देखा। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मामा का नाम है लियो रान। मैं कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी मामा बहुत अमेजिंग इंसान है। लड़की मुस्कुराई। मामा कहती है आप भी। वो मेरी तरफ देखकर बोली, मामा कहती है आप उन सबसे स्ट्रॉन्ग और जेंटलमैन इंसानों में से हो जिनसे वो कभी मिली हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़कर चल दिया। अभी एक बर्फ का टुकड़ा आकर मेरे कंधे पर गिरा। स्नो। मैंने पलट कर देखा, सफेद बर्फ के बीच एक औरत हल्की ग्रे लॉन्ग कोट पहनी भीड़ में खड़ी थी। उसकी आंखों में अब भी पहले की तरह नरम और जेंटल थी। उसने धीरे से मेरी तरफ हाथ हिलाकर गुड बाय कहा, फिर मुड़कर चल दी। इस बार वो मेरे पीछे नहीं भागी और मैं भी उसके लिए कभी नहीं रुका। हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी की सर्दी बनकर आए थे और आखिरकार उस लंबी ऑब्सेशन और अधूरी मोहब्बत से बाहर निकल आए। और इसी के साथ इस कहानी का दी एंड। क्या लगता है आप लोगों को स्टोरी कैसे थी? पसंद आई तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, हाइप कर देना अगर बटन दिखाई दे रहा हो। और अगर चैनल पर नए हो तो भाई अभी तक कर क्या रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ जो कि कल ही होगी। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, sayonara, खुदा हाफिज, शुभकामनाएं एंड बाय।